नंदिनी के पत्थर फेंकने से सास के सिर पर चोट लग गई थी। तभी उसका भाई बसवा उसके पास आया। अरे रे दीदी, ये चोट कैसे लग गई तुम्हें? वो गोरी बहू मुझे पत्थर मारकर उस काली बहू को लेकर नदी को पार करके दूसरी तरफ भाग गई है। अब नदी को पार करके दूसरी तरफ कैसे जाएंगे अक्का? और उन बहुओं को कैसे मारेंगे? अब तो वे शहर में बहुत दूर चली गई होंगी और हम नदी को पार भी नहीं कर सकते, और अगर पार कर भी लें तो भागकर उन्हें पकड़ नहीं पाते। ऊपर से अब तो हम बड़े संकट में फंस चुके हैं, हमें इससे बाहर आना होगा। हम किस प्रॉब्लम में हैं दीदी? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ दीदी। अरे इससे पहले कि वे सारी बात अपने पतियों को बता दें, हमें उन्हें रोकना होगा ना। हाँ हाँ, ये तो है। अब उन्हें कैसे रोका जाए दीदी? मेरे चेहरे पर चोट के निशान हैं, तो हम पहले थाने जाएंगे और दोनों बहुओं की रपट लिखाएंगे। फिर पुलिस उन्हें ढूंढकर तुरंत गिरफ्तार कर जेल में डाल देगी। तब हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे बेटों को भी उन्होंने हमसे मारपीट की और भाग गए ऐसे बता देंगे। हाँ तो जल्दी आओ दीदी, हम जल्दी से जाकर केस फाइल करें तुम्हारी बहुओं पर। इतना कहकर दोनों ने थाने जाकर शिकायत की। उन्होंने रपट लिखाई कि उन्होंने उन पर पथराव किया। पुलिस ने आनन फानन में उनकी तलाश शुरू कर दी। दोनों देवरानी जेठानी काफी दूर भागकर एक जगह पर जाकर बैठ गई थी। दीदी, मैं और आगे नहीं चल सकती। मेरे पैर में चोट लगी है और खून बह रहा है। बहुत दर्द हो रहा है दीदी, मैं आगे नहीं चल पाऊंगी। कांताम्मा ने उसे एक पत्थर से चोट पहुंचाई थी और उसका खून बह रहा था। तब नंदिनी ने कपड़ा लिया और खून बहने से रोकने के लिए उपचार किया। थोड़ा और आगे बढ़ना होगा। किसी को देखकर हम उनसे मोबाइल मांगेंगे और अपने पतियों को बताएंगे, तो हम इस स्थिति से बच सकते हैं। हमारे पतियों को कुछ पता नहीं और हम ये भी नहीं समझ सकते कि दुष्ट सास क्या कर रही होगी। इसलिए अब बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ, थोड़ा आगे बढ़ना ही होगा। इस तरह कुछ देर बाद में वे दोनों उठकर सड़क किनारे पहुंची। वहां उन्हें एक आदमी दिखाई दिया, तो वे उसके पास जाकर बोली, भैया क्या आप हमें अपने मोबाइल देंगे? मुझे बहुत जरूरी कॉल करना है। वो आदमी मान गया और अपना मोबाइल भी दे दिया। नंदिनी अपने पति को जल्दी से फोन करके सारी बात बताना चाहती थी। तभी पुलिस ऑफिसर उनके पास आ गया। आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है कि आप दोनों ने अपनी सास को मारने की कोशिश की। चलिए। सर एक मिनट सुनिए सर, मैं सब बताती हूँ। आप हमें गलत गिरफ्तार कर रहे हैं। हमारी गलती नहीं है सर, मेरे पति हैं, उन्हें फोन करने दीजिए सर। प्लीज प्लीज मुझे फोन। जो कहना है थाने में चलकर कहना। चलो जल्दी। पुलिस ऑफिसर ने उनकी एक नहीं सुनी और दोनों को पकड़कर थाने ले गया और जेल में डाल दिया। ये जानने के बाद कांताम्मा ने दोनों पुत्रों को फोन किया और तुरंत घर आने को कहने लगी। क्या हुआ माँ? क्या हो गया है? ये ऐसा कौन सा जरूरी काम है? इस तरह बड़े बेटे ने पूछा। तुम और तुम्हारा छोटा भाई दोनों तुरंत घर वापस आ जाओ, तब बताऊंगी। मैं फोन पर नहीं समझा सकती। ये कहकर उसने फोन काट दिया। तभी छोटे बेटे को पुलिस थाने से फोन आया और उन्हें उनकी बीवियों के बारे में बताया गया। ये सुनकर छोटा बेटा चौंक गया और उसने अपने बड़े भाई से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, हम तुरंत घर चलते हैं। इसलिए दोनों तुरंत घर की ओर चल दिए। वहां कांताम्मा ऐसे एक्टिंग कर रही थी जैसे वो एकदम निर्दोष है। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी। वो बेटों के पास आई। माँ, ये सब क्या हो गया? तुमको चोट कैसे लगी? और ये दोनों थाने में क्या कर रही हैं? क्या हो रहा है ये सब? क्या हुआ है, क्या बताऊं रे? मैंने उन दोनों का क्या बिगाड़ा है, मुझे समझ नहीं आता। उन्होंने मुझे फिर से मारने की कोशिश की। तुम्हारे मामा साथ थे इसलिए मैं बच गई। ये क्या कह रही हो? वे तुम्हें मारने की कोशिश क्यों करेंगी भला? तुम कुछ नहीं जानते हो बेटा, वे हमेशा मुझसे नफरत करती रही हैं। उन दोनों ने मुझे पहले भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन तुम दोनों ने उनका साथ दिया और जो मैं कह रही थी उसे नहीं माना। अब भी वही हुआ है और इसलिए मैंने डर के मारे पुलिस में शिकायत कर दी।
उसने ऐसे कहा और बसवा ने भी उसकी बात को सही ठहराते हुए उसका सपोर्ट किया। फिर दोनों बेटे परेशान होकर अपनी पत्नियों को देखने के लिए पुलिस थाने गए। उन्हें वहां आते देख नलिनी और नंदिनी जोर जोर से रोने लगी। क्या नंदिनी, तुमने क्या किया? तुमने मेरी माँ को मारने की कोशिश क्यों की? अरे सुनो जी, तुमने भी उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। मैं बताती हूँ कि क्या हुआ था। और उसने समझाया कि क्या हुआ था और उसने नलिनी के घायल पैर को भी दिखाया। जब उन्होंने देखा तो दोनों दंग रह गए। इसका समाधान क्या है? पत्नियों ने जो बताया वो भी सही ही लग रहा है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हाँ, पहले हम चलते हैं और उन्हें रिहा करवाते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है। नहीं तो जाने पहचाने लोगों के सामने सारी इज्जत चली जाएगी। इसलिए वे घर गए और अपनी माँ से केस वापस लेने को कहा। उसने केस वापस ले लिया और वे दोनों देवरानी जेठानी को घर वापस लेकर आए। एक कस्बे में शारदा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसके 2 बेटे थे और उसने उनकी शादी अच्छी लड़कियां देखकर कर दी थी। लेकिन शारदा के आइडियाज बड़े क्रेजी हुआ करते थे। इससे वो अपने आसपास के सभी लोगों को परेशान कर देती थी। उसकी समस्या थी, वो शादी के लिए पागल थी। कोई भी शादी जब भी धूमधाम से की जाती तो वो उसे देखती रह जाती। जब भी कोई उसे शादी कार्यक्रम के लिए बुलाता तो जाने वाली पहली महिला होती। जब वो ऐसा करती थी तो दोनों बहुओं को उसका व्यवहार समझ में नहीं आता था। एक दिन जब दोनों बहुएं किचन में व्यस्त थी, शारदा सोफे पर बैठकर शादी का एक वीडियो देखने में मगन थी। ये देखते हुए उसकी बहू लता बोली, दीदी, क्या दीदी, हमारी सास का दीवानापन। अगर हम सासू माँ को 24 घंटे शादी देखने के लिए कहें तो देखती रहेंगी। इस उम्र में शादी के लिए इतनी पागल क्यों है, समझ नहीं आता। जब उसने ऐसा कहा तो बड़ी बहू सुमा, क्या बोलूं रे, मैं भी समझ नहीं पाती। मैंने अपने पति से भी पूछा, उसने कहा उसने इस बारे में कभी नहीं पूछा। तो क्या हम उनसे ही शादी के लिए क्रेज के बारे में पूछे? नहीं बहन, अभी नहीं, पता नहीं किस मूड में है। हम बाद में पूछेंगे जब वो अच्छे मूड में होंगी। फिर दोनों शांत रह गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सास हम साथ साथ है मूवी देख रही थी। तभी उसका भाई रंगैया उनके घर आया। अरे भाई, कैसे हो? बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ तुमसे। हाँ छोटी बहन, हम सब ठीक ही हैं। मेरे बेटे की शादी हो रही है, इसलिए तुम सबको कार्ड देने आया था शादी का। जैसे ही उसने शादी की बात कही तो वो बहुत उतावली हो गई और, ओ, तुम अपने बेटे की शादी करा रहे हो? क्या तुम एक भव्य आयोजन करने वाले हो? शादी के लिए कितना खर्च करोगे तुम? एक साधारण शादी की तरह ही करूंगा, बहुत धूमधाम से नहीं। चलो दीदी, मैं तुमसे विदा लेता हूँ, मुझे अभी और भी कई लोगों को कार्ड बांटने। हाँ चले जाना मेरे भैया, तुम्हारी बात से मुझे अपनी शादी की याद आ गई। बड़े धूमधाम से करना चाहती थी, लेकिन जैसा मैंने सोचा हुआ नहीं। शादी का कार्यक्रम होने का मतलब तो है कि वो सारी बातें समझाने लगी। और दूसरी तरफ रंगैया उससे विदा लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शारदा उसे छोड़ ही नहीं रही थी और लगातार बोले जा रही थी। तब रंगैया उठकर खड़ा हो गया। बहन प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन कह रहा हूँ तुम इस शादी में मत आना। हाँ। वो वहां से उठा और बड़ी तेजी से उनके घर से चला गया। ये क्या, मुझे समझ नहीं आता कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता है। भले ही वो मुझसे शादी के लिए आने के ना कहे, मैं तो जरूर जाऊंगी इसकी बेटे की शादी में। हाँ, उसने कहा तो उसकी हालत देख बहुओं को समझ नहीं आया कि क्या करे। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। आखिर शारदा रंगैया के बेटे की शादी में जाकर रही। दीदी, सासू माँ शादी में गईं। अब मुझे समझ नहीं आता कि वो शादी के लिए अपने पागलपन से कितने लोगों को परेशान करेंगे। बेचारे, उनके पागलपन की शिकार। अब तक शादी खत्म हो गई होगी, लेकिन ये नहीं लौटी हैं। जब ऐसा सोच ही रही थी तो वो घर में दाखिल हुई। दोनों बहुएं एकदम चुप हो गईं। बहुओं, मैंने तुम्हारी शादी कितनी धूमधाम से की थी, लेकिन इस रंगैया के बेटे की शादी एकदम मामूली थी। दरअसल शादी के समारोह को इस तरह से मनाया जाना चाहिए। उसने फिर से शादी का टॉपिक शुरू कर दिया। ये सुनकर दोनों बहुएं अंदर जाने लगी और, सासू माँ, हर दिन हम आपसे सुनते हैं कि शादी कैसे करना चाहिए कैसे नहीं। अब हम और शादी के बारे में नहीं सुनना चाहते। उसने कहा तो दूसरी बहू भी बोल पड़ी।
सासू माँ, मैं आपसे इस बारे में बहुत समय से पूछने की सोच रही थी, लेकिन पूछ नहीं पाई। आप शादी के लिए इतनी क्रेजी क्यों हैं? तब शारदा ने बताना शुरू किया कि उसके साथ क्या हुआ था। मैं एक शानदार तरीके से अपनी शादी करना चाहती थी, लेकिन हमारी हो गई थी लव मैरिज और हमने बस एक साधारण रजिस्टर मैरिज कर ली थी। तुम्हारे ससुर और मैं भाग गए थे और तब शादी कर ली थी, क्योंकि ये एक प्रेम विवाह था। फिर हम दोनों खुशी खुशी रह रहे थे। बाद में हमारे 2 बेटे हुए। एक बार हम सब तीर्थ यात्रा पर गए। जब हम वापस लौट रहे थे तो तुम्हारे ससुर पीछे ही छूट गए। फिर मैंने बच्चों के साथ उन्हें हर जगह तलाशा, लेकिन कुछ पता ही नहीं मिला। बहुत दिनों तक उदास रहने के बाद उनकी याद में बिसुरती रही। बाद में मैंने कड़ी मेहनत की और इन दोनों बच्चों को पाला, तो मेरी शादी वैसी नहीं हुई जैसे मैं चाहती थी। तभी से मैं शादी को लेकर इतनी क्रेजी हो गई हूँ। मैं जब भी कोई शादी देखती हूँ तो उसमें खो जाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं सभी को एक भव्य विवाह करने के लिए कहती रहूं। वो शादी के लिए अपने दीवानेपन के बारे में बताने लगी। बहुओं ने सास की पिछली आप बीती सुनी तो दुख महसूस किया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब शारदा दूसरे शहर गई तो वापस बस स्टैंड पर लौट रही थी। उसने सुब्बा राव को देखा। वो हैरान रह गई और उसके पास गई। ए जी, इतने दिनों तुम कहाँ थे जी? शारदा, जो मैं देख रहा हूँ क्या वो सच है? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें फिर देखूंगा अपनी आंखों से। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं खोजा था जी। चलो घर चलते हैं। वो सुब्बा राव को लेकर घर चली गई। उन दोनों को साथ देखकर सभी को बहुत खुशी हुई। तब दोनों बहुओं ने अपने पतियों को उनकी माँ की कहानी सुनाई जो उसने उन्हें बताई थी। तब सभी उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सोचने लगे। इस उम्र में अगर शादी करेंगे उनकी तो अच्छा लगेगा। छोटा बेटा बोला, हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन 60 साल की एनिवर्सरी का जश्न मनाएंगे और बहुत धूमधाम से। उन्होंने फैसला किया और अंत में उन्होंने सभी लोगों को आमंत्रित किया और दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच शारदा और सुब्बा राव की शादी बड़ी भव्यता से मनाई गई। अंत में शारदा की कभी ना खत्म होने वाली इच्छा पूरी हुई और उसके बाद उसका क्रेज खत्म हो गया।